नमस्कार दोस्तों, मैं अणिमा उपाध्याय अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज की वीडियो का विषय है डिज़ाइनर बेबी। ज़रा सोचिए, जैसे आप डिज़ाइनर कपड़े, डिज़ाइनर बैग, पेन इत्यादि खरीदते हैं, ऐसे ही अगर आपको डिज़ाइनर बेबी पैदा करने की सुविधा हो तो आप क्या करेंगे? जिसकी आँखों का रंग नीला, भूरा या कजरारी आँखें, जैसा कि आप चाहें वैसा हो, रंग गोरा हो, कद ऊंचा हो, बुद्धिमान हो, खेलकूद में भी अव्वल हो, तो ऐसी जीन्स अगर आपको प्राप्त हो जाए, जिससे कि आपके परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा या आपकी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा ऐसे गुणों से परिपूर्ण हो, तो क्या आप उसका सहर्ष स्वागत करेंगे, खरीदेंगे ऐसी जीन्स, या हमें नहीं चाहिए कहकर मना कर देंगे? आज इसी विषय को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दें, और इस वीडियो को अंत तक देखकर लाइक करके शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डिज़ाइनर बेबी के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, तो आपको आश्चर्य तो ज़रूर होगा, लेकिन इस दिशा में शोध लगातार जारी है और बहुत से उत्साहवर्धक परिणाम भी हासिल हुए हैं। तो आइए समझें इस पूरी तकनीक को, इसके फायदे और इससे होने वाले सभी नुकसानों को भी। इस जानकारी के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा डीएनए, जीन और जीनोम को, क्योंकि ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी इसी पर काम करती है। डीएनए हमारे शरीर के हर सेल में मौजूद होता है और एक संपूर्ण निर्देश पुस्तिका, जिसे इंस्ट्रक्शन मैनुअल कहा जाता है, वो होता है। इसकी संरचना एक घुमावदार सीढ़ी जैसी होती है। इसमें हमारी आनुवंशिक जानकारियां संग्रहित होती हैं जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई हैं। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। जीन ये डीएनए का सबसे छोटा हिस्सा होता है और माता पिता द्वारा उनके पूर्वजों से प्राप्त गुणों को वे अपने बच्चों में इसी के जरिए हस्तांतरित करते हैं, जिसमें शामिल है आँखों का रंग, कद, बालों का प्रकार आदि, और साथ में बीमारियां भी। जीन के बहुत बड़े समूह को जीनोम कहा जाता है। किसी भी जीव के डीएनए में मौजूद संपूर्ण आनुवंशिक जानकारी का सेट होता है जीनोम। डीएनए में मौजूद अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम में ही जीव को बनाने व बनाए रखने की सारी जानकारी होती है। ये किसी भी जीव की आनुवंशिक सामग्री का एक जैविक ब्लूप्रिंट होता है। ये जीव की वृद्धि, परिपक्वता और प्रजनन आदि की एक व्यापक मार्गदर्शिका कहलाती है। जीनोम सीक्वेंसिंग में डीएनए अणु के भीतर न्यूक्लियोटाइड की सटीक व्यवस्था का निर्धारण करते हैं। जीनोम की धारणा जीन और क्रोमोसोम के संयोजन से उत्पन्न होती है। जर्मन वैज्ञानिक हंस विंकलर ने 1920 में जीनोम शब्द प्रस्तुत किया था। डिजाइनर बेबी टेक्नोलॉजी क्या ये अचानक कहीं से शुरू हो गई? ऐसा नहीं है। जीनोम संपादन टेक्निक, जिसे शुरू में बच्चों में आनुवंशिक रोगों जैसे ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम आदि को रोकने के लिए और उनकी इलाज व कुछ विशेषताएं देने के लिए विकसित किया गया था। इसी टेक्निक पर बाद में अधिक शोध करने से मालूम हुआ कि जीनोम में बदलाव करके न सिर्फ
स्वस्थ बल्कि मन चाहे गुणों वाले शिशुओं को भी जन्म दिया जा सकता है, जिससे ये निष्कर्ष निकला कि जो तकनीक अजन्मे बच्चे के रोगों को रोकने के लिए विकसित की गई थी, उसी तकनीक से डिजाइनर बेबी बनाने के दरवाजे भी खुलते हैं। ये बहुत से भावी माता पिता के लिए जो इतनी महंगी टेक्नोलॉजी अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए तो मानो कुबेर का खजाना खुलने जैसा था। लिहाजा इस दिशा में और अधिक खोज करने की तैयारियां शुरू हो गईं। तो आइए जाने डिजाइनर बेबी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। इसके लिए प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस बताई गई है, जिसे PGD के नाम से जाना जाता है। इस टेक्निक से भ्रूण यानी एम्ब्रियो की जांच कर वांछित संरचना वाले भ्रूण का चयन करा जाता है और उसे मां की कोख में इम्प्लांट कर दिया जाता है। दूसरी विधि है जर्मलाइन इंजीनियरिंग के द्वारा। इस टेक्निक को शुक्राणु यानी स्पर्म, अंडे यानी एग या भ्रूण को स्थायी रूप से बदलने के लिए संपादित किया जाता है, जिससे इच्छित गुणों वाली संतान की प्राप्ति हो सके। और इसके लिए जीन संपादन टेक्निक, जिसे CRISPR-Cas9 कहते हैं, ये जीन संपादन टेक्निक का एक टूल है। इसके द्वारा DNA स्ट्रैंड को सटीक रूप से संपादित यानी एडिट किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल डिजाइनर बेबी बनाने के लिए किया जा सकता है। पर यह सब इतना आसान नहीं है। इसके व्यापक उपयोग के लिए विशेषज्ञ जीनोम संपादन को ना तो सुरक्षित मानते हैं और ना ही प्रभावी। मनुष्य में CRISPR-Cas9 अभी भी परीक्षण चरण पर ही है और प्रयोगशालाओं तक ही सीमित है। भ्रूण का यानी एम्ब्रियो पर संपादन अर्थात जर्मलाइन इंजीनियरिंग अभी कानून द्वारा निषिद्ध है, मना है। पहला डिजाइनर बेबी एडम नैश को माना जाता है, जिसका जन्म सन 2000 में प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस के द्वारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के उपयोग से हुआ था, जिसका उपयोग मनोवांछित विशेषताओं को चुनने के लिए किया जाता है। मीडिया ने नैश की कहानी को खूब कवरेज दिया और उनके माता पिता के उद्देश्यों को सहानुभूति वाले परिदृश्य में रखा। इतना ही नहीं, मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर ये भी बताया कि माता पिता इस टेक्निक से अपने आने वाले बच्चों की आंखों का रंग, एथलेटिक क्षमता, सुंदरता, बुद्धिमत्ता, ऊंचाई यानी कद, शारीरिक सौष्ठव, बीमारियों से मुक्ति के साथ की गारंटी के साथ डिजाइनर बच्चे को जन्म देने का निर्णय इस टेक्निक द्वारा कर सकते हैं। लेकिन आम जनता ने ही हमें नहीं चाहिए डिजाइनर बेबी कहकर इस तकनीक का विरोध किया। हालांकि अभी तक ना तो डिजाइनर बेबी सचमुच में संसार में आए हैं और ना ही निकट भविष्य में ऐसी कोई संभावना दिखलाई पड़ती है। विज्ञान अभी भी इस क्षमता से कोसों दूर है। आनुवांशिकविद अभी ना तो आनुवांशिक कोड को पढ़ सकते हैं और ना ही ये जान सकते हैं कि बुद्धिमत्ता और एथिटिसिज्म में कौन औसत से ऊपर होगा। ऐसे लक्षण और बीमारियां जो जीनों और जीवन शैली कारकों से उत्पन्न होती है,
कि भविष्यवाणी केवल डीएनए के उपयोग से करके डिजाइन करना अभी टेढ़ी खीर है। इसीलिए अभी तक तो डिजाइनर बेबी वास्तविकता बने ऐसी संभावना दिखलाई नहीं पड़ती। इसके अलावा डिजाइनर बेबी शोध यानी रिसर्च पर भी कानूनी प्रतिबंध लगाए गए हैं। डिजाइनर बेबी बनाना, मानव भ्रूणों को बुद्धि या रंग रूप जैसे गुणों को आनुवांशिक रूप से संशोधित करना अमेरिका, चीन, ब्रिटेन जैसे अधिकांश देशों में अवैध है। हालांकि रोग निवारण के लिए प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग पीजीटी की अनुमति है। मानव वंशानुक्रम को बदलने के लिए जर्म लाइन एडिटिंग विश्व स्तर पर प्रतिबंधित है और अपराधियों को गंभीर दंड का सामना करना पड़ता है। दुनिया के हर देश ने इसे अवैध प्रजनन कहकर प्रतिबंधित किया हुआ है। चीनी वैज्ञानिक हे जियानकुई को सन 2018 में पहले जीन संपादित शिशु को बनाने के लिए 3 साल की सजा सुनाई गई थी, जो इस प्रथा की गंभीर अवैध प्रकृति को दर्शाता है। अमेरिकी विनियम यानी रेगुलेशंस भी एफडीए जीन संपादित भ्रूणों को अप्रामाणित दवाओं के रूप में मानता है और वहाँ की कांग्रेस एफडीए में जर्म लाइन संशोधन के लिए प्राप्त होने वाले आवेदनों की समीक्षा तक को रोकती है। इसलिए आनुवांशिक रोगों के इलाज के लिए और चिकित्सा भ्रूण संपादन अनुसंधान के लिए भी कड़े रेगुलेशंस हैं। इसके साथ ही भ्रूण या गुणों का संवर्धन सख्ती से प्रतिबंधित है। अब बात कर लें इसकी नैतिक चिंताओं पर भी। इस टेक्निक से ईश्वर बनने का प्रयास, इसकी भी आशंका दिखलाई पड़ती है। ये प्रजनन शास्त्र में दखलंदाजी कही जा सकती है, जिससे मानवीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है और सामाजिक असमानताओं का बढ़ना भी इससे शामिल है। हालांकि कुछ देशों में जैसे यूके में 14 दिनों तक सख्त शर्तों के तहत मानव भ्रूणों पर शोध की अनुमति है, लेकिन गर्भावस्था के लिए भ्रूणों को गर्भाशय में स्थानांतरित करना प्रतिबंधित है। नैतिक विचार तो हम आप पर छोड़ते हैं। जरा सोचिएगा इससे क्या क्या हो सकता है। जैसे जीन की खरीदारी, माता पिता अपनी संतानों में मनोवांछित गुणों के साथ डिजाइन करने के लिए जीन की खरीदारी ऐसे करेंगे जैसे सामान खरीद रहे हों। ये सोचकर ही कितना अमानवीय और हास्यास्पद लगता है। तो वहीं विरासत में प्राप्त होने वाले गुणों का ह्रास होगा, उनमें कमी हो जाएगी। इस तकनीक से जो गुण बच्चों को विरासत में मिलते हैं वो समाप्त हो जाएंगे, जिससे पूरा का पूरा जीन पूल प्रभावित हो जाएगा और ये प्रकृति के साथ भी हस्तक्षेप कहलाएगा। इस तरह का प्रजनन प्रकृति के साथ भी हस्तक्षेप अर्थात दखलंदाजी होगा, जिसके कारण नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस और इवोल्यूशन पर भी विपरीत असर पड़ना संभावित है। हम पहले भी देख चुके हैं कि जब भ्रूण की लैंगिक जानकारी प्राप्त होने पर बहुत सारे माता पिता, अगर कन्या भ्रूण उनकी डायग्नोसिस में आता था तो वो अबॉर्शन कराने से बिल्कुल भी नहीं हिचकते थे। जन चेतना और भ्रूण की लैंगिक जानकारी पर प्रतिबंध के बावजूद भी चोरी छिपे इस टेक्निक के इस्तेमाल से
बहुत सारे माता पिताओं ने कन्या भ्रूण का गर्भपात करवाया है, तो वहीं उधार की कोख इसका दूसरा उदाहरण है, जिसे सरोगेसी कहते हैं। ये एक अमानुषिक प्रयोग था जिससे अमीरों ने गरीब महिलाओं की कोख खरीदकर उनका खूब शोषण किया, मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप में। तो ये कहना लाजिमी है कि मनुष्य बहुत सुविधा भोगी है और लालची है। वो अपने मन माफिक चीज पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, विशेषकर जब उसके मन में पहले से ही त्वचा के रंग को लेकर, आंखों के रंग को लेकर पूर्व धारणाएं हैं। तो ऐसे में अगर उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हुई उसे दिखेंगी तो वो हिचकेगा नहीं उनको पूरा करने के लिए, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। इसीलिए अंत इसी से करूंगी कि कोई भी वैज्ञानिक टेक्निक समाज में तभी आए, समाज में तभी स्थान पाए जब उससे मानव जाति और प्रकृति पर कोई खतरा ना उत्पन्न हो, वरना ये बंदर के हाथ में उस तरह देने जैसा ही कहलाएगा। सोचिएगा, और ये अगर टेक्निक आ भी जाए तो क्या इस तरह की टेक्निक को हमें आगे बढ़ाना चाहिए या इस पर विराम लगा देना चाहिए, ये आपके विवेक पर निर्भर करेगा। धन्यवाद।